हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट। शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखो, इसे हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट भी बोल सकते हैं, इसे अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट भी बोल सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बजट रिसीट्स, सेकंड है बजट एक्सपेंडिचर। पता होगा आप लोगों को, गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आ रहा है, जो सरकार की इनकम है, जितनी भी मॉनेटरी रिसीट्स हो रही है, जितना भी सरकार के पास में पैसा आ रहा है, वो क्या है? बजट रिसीट्स है। और सरकार जब इस पैसे को स्पेंड करती है, खर्च करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाती है, कॉलेजेस बनवाती है, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। तो जो सरकार के पास में पैसा आ रहा है, दैट इज बजट रिसीट्स। सरकार उस पैसे को जब स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब देखो, ये जो बजट रिसीट्स है, इन्हें भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है रेवेन्यू रिसीट्स, सेकंड हमारे पास में आता है कैपिटल रिसीट्स। सेम इसी तरह से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। सेम इसी तरह से एक्सपेंडिचर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। चमक गया अच्छे से? अब देखो, मैं बताती हूँ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। वन बाय वन डिटेल में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो, इसे समझने के लिए पहले आपको दो टर्म्स को समझना होगा। कॉमर्स वालों को पता होगा, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को समझा रही हूँ। पहली टर्म है हमारे पास में असेट और दूसरी टर्म है हमारे पास में लाइबिलिटी। एक होते हैं असेट और दूसरी होती है लाइबिलिटी। देखो, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। क्या होता है? प्रॉपर्टी। आपके पास में आपका जो घर है, आपकी जो गाड़ी है, जितनी भी तिजोरी में ज्वेलरी रखी है, जो कैश है, वो क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेट। सेम इसी तरह से गवर्नमेंट के भी असेट्स होते हैं, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट के पास में अपना लैंड होता है, अपनी मशीनरी होती है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर्स वगैरह ले रखे हैं, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो गवर्नमेंट के असेट्स है। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी का मतलब होता है असेट। सेम ऐसे ही जब हम किसी से पैसा बोरो करते हैं, जब हम सरदर्दी पाल लेते हैं, उसे बोला जाता है लाइबिलिटी। आपने आपके फ्रेंड से पैसा बोरो कर लिया, किसी बैंक से पैसा बोरो कर लिया, पापा से पैसा बोरो कर लिया, मतलब सरदर्दी पाल ली, फ्यूचर में आपको ये पैसा रिटर्न करना है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। चमक गया अच्छे से? अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ। अगर आपने किसी से पैसा बोरो कर रखा है, अगर आपने लोन ले रखा है, तो वो तो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, सरदर्दी है। लेकिन मान लो अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, लोन गिवन, तो अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो आप मनी मन खुश हो रहे हो, आपको मनी मन एक सेटिस्फैक्शन है कि यार फ्यूचर में इस बंदे से मेरे पास में पैसा आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो आपको मन में एक सेटिस्फैक्शन है कि फ्यूचर में मेरे पास में इस बंदे से पैसा आएगा। तो जब हम लोन लेकर रखते हैं किसी से, वो तो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है? सरदर्दी क्रिएट हो रही है। लेकिन जब हम किसी को लोन देकर रखते हैं, तो उस बंदे से फ्यूचर में हमारे पास में पैसा आता है, तो वो क्या होता है? हमारा असेट होता है। तो लोन टेकन हमारी लाइबिलिटी है, बट लोन गिवन इज आर असेट। समझ में आ गया? असेट मतलब प्रॉपर्टी, खुशी की बात है। लाइबिलिटी का मतलब है बोरोइंग्स, यानी कि सरदर्दी, मतलब टेंशन। क्लियर हो गया? अब हमें समझना है रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। देखो, बहुत आराम से एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेकर समझकर देखो। नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। जब हमारे पास में रिसीट्स होती है, यानी कि जब हमारे पास में पैसा आता है, तो पैसा कब आता है? पैसा तब आता है जब या तो हमारे कोई ना कोई असेट्स डिक्रीज होंगे, यानी कि हम लोगों ने कोई ना कोई असेट बेच दिया, असेट बेचकर हमारे पास में पैसा आ रहा है, ऐसा ही होता है। या फिर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, हम लोगों ने किसी से पैसा क्या कर लिया है? बोरो कर लिया है। इन्हीं दो सिचुएशंस में पैसा आता है। पैसा कब आता है? जब या तो हमारा कोई असेट डिक्रीज हो जाए, हम लोगों ने अपनी गाड़ी बेच दी, असेट गया, पैसा आ गया, रिसीट्स हो रही है। या फिर मान लो किसी फ्रेंड से पैसा बोरो कर लिया, बैंक से पैसा बोरो कर लिया, तो पैसा आ रहा है लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है।
इन दो वजह से हमारी लाइफ में क्या होता है, रिसीट्स होती है, या तो असेट कम होंगे या फिर लाइबिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी। लेकिन मान लो अगर ये दोनों ही सिचुएशंस ना हो, ना हमारे असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं ना हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, दोनों ही चीजें नहीं हो रही, इस तरह की रिसीट्स को बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। समझ में आया? ना असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इस तरह की रिसीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल जो हम सरकार को टैक्सेस पे करते हैं वो सरकार की क्या है, रिसीट्स है। अब ये सरकार की ऐसी रिसीट्स है जिसकी वजह से देखो सरकार के कोई असेट्स भी कम नहीं हो रहे। हम जो सरकार को टैक्सेस पे कर रहे हैं उससे क्या सरकार के कोई असेट्स कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और ना सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सरकार को ये जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं ये पैसा हमें लौटाना नहीं है, ये सरकार की बोरोइंग्स नहीं है। तो इस तरह की रिसीट्स को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिसीट। समझ में आ गया? लेकिन मान लो अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाती है, मान लो या तो कोई असेट डिक्रीज हो गया या फिर मान लो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, सरकार की मैं बात कर रही हूँ, सरकार का असेट कम हो गया या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हो गई, उस रिसीट को बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स। मान लो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो कर लिया। अब ऑब्वियस ही बात है, पैसा बोरो करा है मतलब रिसीट्स हुई हैं, पैसा आया है, लेकिन लाइबिलिटी यानी कि सरदर्दी भी तो बढ़ गई, तो इस तरह की रिसीट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। चमक गया अच्छे से? एक्सपेंडिचर भी समझा दूं साथ साथ में। अब देखो एक्सपेंडिचर का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मली जब हम खर्चा करते हैं, नॉर्मली जब हमारी लाइफ में खर्चा होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो हमारा कोई असेट इंक्रीज हो जाता है, खर्चा करा है हम लोगों ने, खर्चा करके हम लोगों ने गाड़ी खरीद ली तो असेट इंक्रीज हो गया, हमारे पास में गाड़ी आ गई, लेकिन खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर तो हो गया। या फिर ऐसा होता है कि हमारी कोई ना कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, हमने खर्चा कर कर हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, बैंक को उसका जो लोन था वो चुका दिया, फ्रेंड को उसके पैसे चुका दिए, लाइबिलिटी कम हो गई। तो नॉर्मली जब हम खर्चा करते हैं इसका मतलब या तो हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है, हम कोई असेट खरीद कर ला रहे हैं, या फिर हम लोगों ने हमारी लाइबिलिटी कम कर दी, उसे पे ऑफ कर दिया। जब दोनों में से कोई भी कंडीशन ना हो, ना हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है ना हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इस तरह के एक्सपेंडिचर को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हो गई तो फिर वो खर्चा कौन सा खर्चा बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? मैंने कहा मान लो कोई असेट इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने मान लो खर्चा करा है और गवर्नमेंट ने खर्चा करके किसी इंटरनेशनल कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या फिर किसी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो सरकार ने शेयर्स अगर खरीदे हैं तो सरकार का असेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आया? तो ऐसी रिसीट्स जिसकी वजह से ना सरकार के असेट्स डिक्रीज होते हैं ना लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, उन रिसीट्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर दोनों में से एक भी चीज हो गई तो वो कौन सी रिसीट्स बन जाती है, कैपिटल रिसीट्स। वहीं अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से सरकार के ना तो असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हो जाती है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप क्लियर हो गया। अगर चमक गया यहाँ तक तो एक बार कमेंट्स में लिख देना चमका। अब देखो हम बात करते हैं सबसे पहले बजट रिसीट्स की। पहला कंपोनेंट बजट रिसीट्स, मैंने आपको अभी भी बताया था, एक फिस्कल ईयर के अंदर सरकार को जितनी भी रिसीट्स होंगी, सरकार के पास में जितना भी पैसा आएगा उसे हम लोग बोलते हैं बजट रिसीट्स। इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार को जिन जिन सोर्सेज से इनकम होने वाली है, पैसा आने वाला है, एस्टिमेटेड है, एक्चुअल तो है नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं बजट रिसीट्स। रिसीट्स दो तरह की है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोस मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ना सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना सरकार के किसी असेट के अंदर रिडक्शन हो रहा है। अभी बताया, ना असेट कम होगा ना लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इस तरह की रिसीट को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। एग्जाम्पल है, हम लोग जो सरकार को टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम सरकार को जो टैक्सेस पे कर रहे हैं इसकी वजह से मुझे बताओ क्या सरकार का कोई असेट कम हो रहा है या फिर क्या सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ये क्या है, सरकार की रेवेन्यू रिसीट। हम जो सरकार को अलग अलग तरह की फी पे करते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया, फी पे कर रहे हैं,
कोर्ट की फी पे कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की फी पे कर रहे हैं, रोड पर चालान हो गया तो फाइन्स पेनल्टीज पे कर रहे हैं, इसकी वजह से मुझे बताओ क्या सरकार का कोई असेट कम हो रहा है या फिर क्या सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है? नहीं हो रहा। ये क्या है? हमारी रेवेन्यू रिसीट। समझ में आ गया? अब देखो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जो रेवेन्यू वाले हैं वो रेगुलर नेचर के होते हैं, हम लोग सरकार को रेगुलरली टैक्सेस पे करते हैं। रिकरिंग नेचर के होते हैं, ऐसी रिसीट सरकार को बार बार होती रहती है। रेगुलरली रिपीटेटिव नेचर की है, रिकरिंग नेचर की है, ऐसी रिसीट्स बार बार सरकार को होती है। समझ में आया? अब देखो ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। सरकार के पास में टैक्सेस से जितना भी पैसा आ रहा है वो सरकार की टैक्स रिसीट्स है, और उसके अलावा जो दूसरी रिसीट्स हैं, दूसरी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, वो किस में आती है? नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर। जैसे फी हो गया, फाइन्स हो गया, पेनल्टी हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो इनकम है वो क्या है? नॉन टैक्स रिसीट्स। तो सबसे पहले टैक्स रिसीट्स की बात करते हैं। अब देखो टैक्स आप सबको पता है, हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि परिवार, फर्म्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग सरकार को एक कंपलसरी पेमेंट पे करते हैं। सबके पापा इनकम टैक्स पे करते होंगे, तो हम लोग सरकार को एक कंपलसरी पेमेंट करते हैं। उस कंपलसरी पेमेंट को क्या बोला जाता है? टैक्स। सो टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स यानी कि परिवार, फर्म्स और हर तरह के अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट सरकार को ये कंपलसरी पेमेंट करते हैं। अब देखो हम टैक्सेस के टाइप्स की बात करेंगे। पहला है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, फिर है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स, और लास्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स का पार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो सबसे पहला है हमारे पास में प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं। देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अगर टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी, इस तरह के टैक्स को बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसा इनकम टैक्स के साथ में होता है, इनकम बढ़ती जाती है तो टैक्स की रेट्स भी बढ़ती जाती है ना, इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 3 लाख तक की है एनुअल इनकम, तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, 7 लाख तक की है, तो आपकी टैक्स की रेट हो गई 5% आपको टैक्स देना है। इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख तक की है, तो आपको 10% टैक्स देना है। फिर इनकम अगर 10 लाख से ज़्यादा है, 12 लाख तक की है, तो 15% टैक्स देना है। इनकम 12 लाख से ज़्यादा और 15 लाख तक है तो 20% टैक्स देना है, और अगर 15 लाख से भी ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, टैक्स की रेट्स भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और इसमें जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर आता है? रिच पर आता है, क्योंकि रिच यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसे ज़्यादा टैक्स पे करना है। समझ में आ गया? पुअर पर टैक्स का बर्डन कम होगा। इनकम अगर 3 लाख तक की है तो आपको टैक्स ही नहीं देना। समझ पा रहे हो? एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है इनकम कुछ भी हो, यहाँ पर जो टैक्स की रेट है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब अगर मान लो टैक्स की रेट कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी की बात कर रही हूँ, पार्ले जी बिस्किट पर एक गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स देता है और एक अमीर आदमी भी उतना ही टैक्स देता है। जीएसटी की बात कर रही हूँ, जो हम गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स दे रहे हैं। आप ऑयल खरीद कर लेकर आए तो एक पुअर पर्सन भी वही टैक्स देगा, एक रिच पर्सन भी वही टैक्स देगा। तो टैक्स की रेट्स क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रेटर बर्डन किस पर आता है? पुअर इंसान पर, क्योंकि पुअर को ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब देना तो सबको बराबर पड़ रहा है, लेकिन रिच के लिए शायद वो टैक्स मायने नहीं रखता, पुअर के लिए वो टैक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। बेसिकली ये टैक्स ज़्यादातर कहाँ पर है? नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नीदरलैंड्स के अंदर और स्वीडन के अंदर। समझ में आया? जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है अगर टैक्स की रेट्स भी इंक्रीज होती जा रही है, दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। जो इनकम टैक्स हमारे देश के अंदर है, वहीं अगर टैक्स की रेट्स कांस्टेंट है, इसका मतलब पुअर पर ज़्यादा बर्डन आ रहा है, रिच को उतना फर्क नहीं पड़ता, दैट इज रिग्रेसिव टैक्स। क्लियर हो गया? सेकंड हमारे पास में आता है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। देखो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? वैल्यू एडेड क्या होता है? हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा था। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने कहा एक सोफा सेट है जिसको आप 50,000 में सेल कर रहे हो, ये सेलिंग प्राइस है, इसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। और आपका जितना भी रॉ मटेरियल है वो आया था मान लो 30,000 का, तो कहीं ना कहीं आपने जो इसमें वैल्यू ऐड करी वो क्या है? 20,000। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट सेलिंग प्राइस में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि रॉ मटेरियल को माइनस कर देते हैं, मतलब आपने 20,000 इसकी वैल्यू ऐड करी इसके अंदर,
इस पर जो हम टैक्स देते हैं ना 20,000 पर जो टैक्स दिया जाएगा, इस टैक्स को बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो गुड की हर स्टेज पर जो टैक्स दिया जाता है, गुड के प्रोडक्शन की हर स्टेज पर जो टैक्स लग रहा है, इस टैक्स को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्नीचर का काम है, रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, है ना, रॉ सप्लायर से मैन्युफैक्चरर जो है वो रॉ मटेरियल लेकर आया है, तो मान लो 100 रुपये पे करे हैं और 100 रुपये के अंदर 10 रुपये टैक्स इंक्लूड है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, चेयर बनाई और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी 500 रुपये की, इसके अंदर भी मैंने कहा मान लो 50 रुपये टैक्स इंक्लूडेड है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान बेचा रिटेलर को, जो हमारे घर के आसपास में शॉप होती है 1000 रुपये में, इसके अंदर मैंने कह दिया 100 रुपये टैक्स के इंक्लूड है। और रिटेलर हमें सामान बेच रहा है 2000 का, इसके अंदर मैंने कह दिया 200 रुपये टैक्स के इंक्लूड है। तो यहाँ पर हर स्टेज पर जो टैक्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड। मैंने बता दिया वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, हर स्टेज पे लग रहा है। वही स्पेसिफिक टैक्स कौन सा टैक्स होता है, देखो स्पेसिफिक टैक्स जो होता है वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगता है, कि ये मान लो एक कार्टन है, तो कार्टन के अंदर कितनी यूनिट्स है, 10 यूनिट्स हैं, किसी चीज के 10 आइटम है तो 10 के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, 100 आइटम्स है 100 यूनिट है तो 100 के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। साइज के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है, ज्यादा साइज ज्यादा टैक्स, छोटा आइटम छोटा कम टैक्स। वेट के अकॉर्डिंग, अगर चीज का वेट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा, वेट कम है तो टैक्स कम। तो ये स्पेसिफिक टैक्स होता है जो कहीं ना कहीं यूनिट्स, साइज और वेट के अकॉर्डिंग लगता है। समझ में आया। हालांकि प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। मेरी इनकम पर टैक्स लगा, इनकम टैक्स, मेरी इनकम पर टैक्स लगा है, मान लो टैक्स लगा है मेरी इनकम पर 30%, तो ये टैक्स किस पर लगा है, मुझ पर लगा है। ये टैक्स पे भी मैं ही कर रही हूँ, यानी कि ये टैक्स मुझ पर ही क्या हुआ है, इम्पोज हुआ है, लगा है, और इस टैक्स को मैं ही पे कर रही हूँ, मैं ही बॉर्न कर रही हूँ, मैं मेरे टैक्स के बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकती, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया। अच्छा खासा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। मेरी इनकम पर टैक्स लगा है, मुझ पर टैक्स इम्पोज हुआ है, मैं ही उस टैक्स को पे कर रही हूँ, बॉर्न कर रही हूँ, मैं मेरे टैक्स के बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकती, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, कंपनीज पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, क्योंकि कंपनी को भी हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी गिफ्ट पर जो टैक्स देते हैं वो गिफ्ट टैक्स भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। हालांकि गिफ्ट टैक्स को हम पेपर टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि गिफ्ट टैक्स कोई पे नहीं करता, ठीक है। सरकार को गिफ्ट टैक्स से बहुत ही कम इनकम होती है, तो इसे हम पेपर टैक्स बोलते हैं कि इसकी अहमियत जो है, इंपॉर्टेंस जो है, वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित है। सरकार को गिफ्ट टैक्स से कोई खास रेवेन्यू नहीं होता, लोग गिफ्ट टैक्स पे नहीं करते हैं। या फिर हमारी प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगता है दैट इज वेल्थ टैक्स, ये सब किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। लेकिन मान लो कोई आइटम है 100 रुपये का, और मान लो जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है, इस शॉपकीपर ने इस 100 रुपये के आइटम पर 20 रुपये सरकार को टैक्सेस पे करे हैं, ठीक है। शॉपकीपर ने 100 रुपये के आइटम पर 20 रुपये सरकार को टैक्सेस पे करे हैं, तो ये जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को ये आइटम कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। यानी कि टैक्स किस पर लगा था, किस पर इंपोज हुआ था, शॉपकीपर पर। शॉपकीपर ने पे करा, लेकिन शॉपकीपर ने उसका बर्डन किस पर शिफ्ट कर दिया, कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया। 20 रुपये शॉपकीपर ने अगर सरकार को पे करे थे, तो उसने उस प्रोडक्ट को 120 में बेचकर कस्टमर को उस 20 रुपये की वसूली कर ली। तो टैक्स एक पर इंपोज हो रहा है, लग रहा है, लेकिन वो बंदा शॉपकीपर उस टैक्स का बर्डन हम पर शिफ्ट कर देता है, कस्टमर्स पर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन but he shifts the burden of tax on another person, for example GST। चमक गया अच्छे से। डायरेक्ट टैक्स जिस पर लग रहा है वही उसको बियर करेगा, वो उसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स शॉपकीपर पे कर रहा है, लेकिन वो उसके बर्डन को कस्टमर्स पर शिफ्ट कर देता है। चमका। एक छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। मीनिंग है डायरेक्ट टैक्स इट्स फाइनली पेड बाय वन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। डायरेक्ट टैक्स जिस पर इम्पोज हुआ है वही पे करेगा, हमारी इनकम पर हम ही टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय अनदर, कस्टमर पे कर रहा है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स के बर्डन की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं।
डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। इनकम टैक्स ऐसा ही है कि इनकम 3 लाख तक की है कोई टैक्स नहीं, मान लो 5 लाख तक की है, 3 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक की आपको टैक्स देना है 5%। अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है पर एनम तो आपको टैक्स देना है 30%। प्रोग्रेसिव है, इनकम बढ़ रही है, टैक्स की रेट्स भी बढ़ रही है। लेकिन जीएसटी तो सबके लिए सेम है। वो पार्ले जी बिस्किट पर आप भी उतना ही टैक्स दोगे, मैं भी उतना ही टैक्स दूंगी। एक बेचारा जो मजदूर है, वर्कर है, रिक्शा चलाने वाला है, वो भी उतना ही टैक्स देगा। तो ये कैसा है सॉरी, ये कैसा है? रिग्रेसिव है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन किस पर आ रहा है? पुअर पर्सन पर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया इनकम टैक्स, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया जीएसटी। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा पहला वाला कंप्लीट कर लिया रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स रिसीट्स। अब सेकंड हमारे पास में आती है नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स के अलावा जो दूसरी रेवेन्यू रिसीट्स है ना, हम उसकी बात करेंगे। तो देखो नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर मतलब टैक्स के अलावा जो दूसरी रेवेन्यू रिसीट्स है, पहला है फी। देखो हम लोग जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन फी, वो सरकार की इनकम का एक सोर्स है, रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है, हम लोग जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं उसके लिए जो फी पे कर रहे हैं वो सरकार की रिसीट्स का एक सोर्स है। या फिर हम लोग जो कोर्ट फी पे करते हैं, तो हम गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट जो हमें इतनी सारी सर्विसेज दे रही है उसके लिए जो फी पे करते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन फी, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फी, कोर्ट फी, वो सरकार की क्या है? रिसीट्स का एक सोर्स है। समझ में आ गया? रेवेन्यू रिसीट्स का सोर्स है। सेकंड है फाइन्स, जो रोड पर हम चालान पे करते हैं, फाइन्स पे करते हैं। तो जितने भी लॉ ब्रेकर्स हैं वो गवर्नमेंट को जो पेमेंट करते हैं, फाइन्स पेनल्टीज वगैरह, वो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स का एक सोर्स है। थर्ड आता है एस्टीट। एस्टीट मतलब मान लो एक व्यक्ति है और इनका कोई लीगल हेयर नहीं है, यानी कि कोई बच्चे नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई वाइफ वगैरह कोई भी नहीं है इनका जिंदगी में, ये अकेले है और इनके पास में बहुत सारा पैसा है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, खूब सारी इनके पास में वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी कौन लेता है? अगर इनकी कोई विल थी तो अलग बात है कि किसी को चैरिटी वगैरह करके गए हैं, लेकिन अगर ऐसे पर्सन की डेथ हो जाती है तो ऐसे पर्सन की जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब किसके पास में चल जाती है? सरकार के पास में चल जाती है। इनकम ऑफ द स्टेट which arise out of the property left by the people without a legal heir। ऐसे पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो भी सरकार की क्या बन जाती है? रिसीट्स बन जाती है, इनकम बन जाती है। फोर्थ है स्पेशल असेसमेंट। मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर सरकार ने कुछ खर्चा करा, इस एरिया के अंदर सरकार ने स्कूल्स खुलवाए हैं, सरकार ने यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी खुलवा दिए, प्रॉपर रोड्स बनवा दी हैं और यहाँ पर एक दो कंपनीज भी सेटअप हो चुकी हैं। तो अपने आप मुझे बताओ इस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ये प्रॉपर्टी 50 लाख से 1 करोड़ की हो जाएगी। इस सिचुएशन में सरकार जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, इस ओनर से कुछ पैसा लेती है, बोलती है तुम्हारी प्रॉपर्टी के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सरकार ने यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी हैं, सरकार ने रोड बनवाई है, स्कूल्स बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, तब तुम्हारी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, तो हम तुमसे कुछ ना कुछ हिस्सा लेंगे। वो भी क्या है? सरकार की रिसीट्स का एक सोर्स है। इसे हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated मतलब इंक्रीज हो गई ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। 4 याद हो गए? फीस, फाइन्स, एस्टीट, स्पेशल असेसमेंट। फिर आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं वैसे ही पब्लिक एंटरप्राइजेस भी होते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज है, भिलाई स्टील प्लांट है, इंडियन ऑयल ओएनजीसी वगैरह है। इनकी जो इनकम होती है वो क्या है? सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है। तो प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, जैसे ये जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, इनकी जो प्रॉफिट है वो भी सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स का एक सोर्स है। फिर है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। हमें जो 2G, 3G, 4G, 5G सर्विसेज मिल रही हैं, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर ऑक्शन होता है, बिड लगती है कि किस कंपनी को ये काम मिलेगा, कौन सी कंपनी हमें 2G, 3G सर्विसेज वगैरह देगी, 4G, 5G सर्विसेज देगी। तो इसके लिए प्रॉपर ऑक्शन होता है, प्रॉपर बिड लगती है, तो उसकी वजह से भी सरकार के पास में पैसा आ रहा है। जैसे जियो देगा, एयरटेल देगा, तो ये जियो एयरटेल वगैरह है, ये जो हमें ये सर्विसेज दे रहे हैं 2G, 3G की, इसके लिए इन्हें सरकार को पे करना पड़ता है पहले, तो वो भी क्या है? सरकार की रिसीट्स है। गवर्नमेंट अर्न बिलियंस थ्रू द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। और लास्ट है ग्रांट्स, डोनेशंस।
ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट वगैरह। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड्स वगैरह आ गए या फिर कोविड जैसे आया था, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को डोनेशन देते हैं, गवर्नमेंट को ग्रांट्स देते हैं। जैसे देखा होगा आपने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वगैरह हो गया। तो अगर इस तरह का कुछ होता है, नेचुरल कैलामिटी, फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो लोग सरकार को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, ताकि सरकार उस पैसे को लोगों की भलाई पर खर्च कर सके। तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट की रिसीट्स का एक सोर्स है, सरकार के पास में पैसा आ रहा है। खर्चा करेगी सरकार बाद में उससे, वो अलग बात है। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने हमारी सारी की सारी रिसीट्स कंप्लीट कर ली। मतलब हम लोग बजट रिसीट्स पढ़ रहे हैं, बजट रिसीट्स के अंदर हम रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसीट्स की भी दो कैटेगरीज है, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया? अब अगला आता है हमारे पास में कैपिटल रिसीट्स। मैंने क्या बताया, जब कोई रिसीट्स होती है तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो कोई ना कोई असेट डिक्रीज होगा कि असेट बेच के हमारे पास में पैसा आ रहा है, या फिर कोई ना कोई क्या होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अगर दोनों में से कोई भी काम नहीं हो रहा तो वो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, जो हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक काम हो गया, या तो असेट्स कम हो गए या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, इस तरह की रिसीट्स को बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोस मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर, या तो उसकी वजह से क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी, या फिर कॉज अ रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर असेट, सरकार का कोई असेट कम हो जाएगा, या तो सरकार का असेट कम होगा या फिर लाइबिलिटी क्रिएट होगी। इस तरह की रिसीट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सरकार ने कोई लोन ले लिया, सरकार ने लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से। लोन लिया मतलब सरकार ने पैसा क्या करा है, बोरो करा है, बोरो करा मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसीट है। या फिर मान लो सरकार ने अपने पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, भिलाई स्टील प्लांट की बात कर लेते हैं, ओएनजीसी की बात कर लेते हैं, उसके शेयर्स बेच दिए, उसके शेयर्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो जो सरकार के शेयर्स है वो सरकार के क्या है, असेट्स है। सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए मतलब असेट्स बेच दिए, असेट्स बेच दिए क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। समझ में आ गया? याद रखना, रेवेन्यू जो होता है वो रिकरिंग होता है, बार बार देखने को मिलता है, रेगुलर नेचर का होता है। कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग है, बार बार देखी नहीं जाती, बार बार सरकार ऐसा नहीं करती कि अपने असेट्स बेच रही है या फिर लोन ले रही है। ये काम डेली नहीं होता, ये काम इररेगुलर होता है, नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होगा, इररेगुलर नेचर का है। समझ में आया? अब देखो, कैपिटल रिसीट्स तीन तरह की है। पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स, सेकंड है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, थर्ड है अदर रिसीट्स। बहुत आसान सा है। मैंने कहा हम किसके बजट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रखा है। मैंने बताया था लोन लेना तो क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन लोन दे रखा है, लोन दे रखा है वो क्या होता है, सरकार का असेट होता है, क्योंकि सरकार मन में खुश हो रही है कि फ्यूचर में हमारे पास में पैसा आएगा। अब इस लोन की क्या हो गई, रिकवरी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के हम बजट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट को लोन दे रखा है 5 करोड़ रुपए का। ये क्या है, असेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि लोन दे रखा है। राजस्थान गवर्नमेंट इस लोन को रीपे कर देती है, लोन की रिकवरी हो गई, तो पैसा आ रहा है, रिसीट्स तो हो रही है, लेकिन ये असेट कम हो गया। लोन दे रखा था वो क्या था, असेट था, लोन रीपे हो गया, पैसा आ गया, मतलब लोन दे रखा था वो असेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। सरकार अपने असेट्स के अंदर लिख रही थी, असेट्स में लिख रही थी लोन गिवन टू राजस्थान गवर्नमेंट, कितने का, 5 करोड़ का, ये सरकार के असेट्स में लिखा जा रहा था। राजस्थान गवर्नमेंट ने इस लोन को रीपे कर दिया, तो सरकार के पास में रिसीट्स हो रही है, बेशक पैसा आ रहा है, लेकिन अब असेट्स में से उसे ये एंट्री काटनी पड़ेगी, क्योंकि लोन की रिकवरी हो गई, सरकार का असेट क्या हो गया, कम हो गया, कैपिटल रिसीट्स है। सेकंड है बोरोइंग, सरकार ने पैसा बोरो कर लिया, जनरल पब्लिक से भी पैसा बोरो करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो करती है, आरबीआई से पैसा बोरो करती है। बोरो कर रही है मतलब सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है। अगर सरकार की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से ये क्या बन जाएगी, कैपिटल रिसीट्स। और अदर रिसीट्स के अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। मैम डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो शेयर्स है उन्हें प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, मतलब सरकार के शेयर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, सरकार के असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। समझ में आ गया? तो पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स,
द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। लोन्स ऑफर्ड आर असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड तो सरकार के असेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। पहला क्लियर हो गया। सेकंड है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। सरकार जनरल पब्लिक से पैसा बोरो करती है, आरबीआई से पैसा बोरो करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरे देशों से भी पैसा बोरो करती है। तो बोरो अगर सरकार पैसा कर रही है तो उसकी वजह से सरकार की लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब ये क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। और लास्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट, व्हेन गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, जब सरकार अपने पीएसयूज को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर रही है, खुद की ओनरशिप वहां से विड्रॉ कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब सरकार अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रही है और किसे दे रही है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश के अंदर, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार के असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, ये भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। चमका अच्छे से। तो ये हम लोगों ने देख ली कैपिटल रिसीट्स भी हमारी, मतलब रिसीट्स वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, बजट रिसीट्स। एक बार मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो हमारा बजट रिसीट्स था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। चमक गया अच्छे से यहाँ तक? चमका तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बोल देना। अब देखो पहले डिफरेंस देख लो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट इम्पैक्ट असेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखा ना, असेट लाइबिलिटी इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। लेकिन कैपिटल रिसीट्स से सरकार के असेट लाइबिलिटी का स्टेटस चेंज होता है, या तो लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी या फिर असेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। पहली चीज सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस की बात करें, इट डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। रेवेन्यू रिसीट्स है जिसकी वजह से सरकार को कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ पर सरकार की, तो फ्यूचर जनरेशन पर कोई बर्डन नहीं है। भाई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, अगर आज मैंने लाइबिलिटी ले ली, पैसा बोरो कर लिया, हो सकता है ना मेरी आने वाली जनरेशन को चुकाना पड़े, लेकिन यहाँ पर सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही तो फ्यूचर जनरेशन पर कोई बर्डन नहीं है। ये सरकार की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ शो करता है, ये सरकार फाइनेंशियली सही है कि पैसा बोरो नहीं करना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन आता है। हाई कैपिटल रिसीट्स हैं, अगर पैसा बोरो करा गया है या फिर सरकार ने अपने असेट्स बेचे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करा है, तो ये शो करता है गवर्नमेंट की पुअर फाइनेंशियल हेल्थ का। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा बजट रिसीट्स। अब आता है हमारे पास में बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर मतलब आने वाले फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार किन किन जगहों पर कितना कितना खर्चा करेगी। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, अनुमान लगाया जा रहा है। सो इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। खर्चा भी दो तरह का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था जब हम खर्चा करते हैं तो हम या तो कोई असेट खरीद रहे हैं, खर्चा करा आईफोन खरीद लिया, असेट आ गया घर में। खर्चा करा गाड़ी खरीद ली, तो खर्चा तो हो रहा है लेकिन असेट भी तो बढ़ रहा है, गाड़ी आ गई है। खर्चा करा फ्लैट खरीद लिया, असेट आ गया। या फिर मान लो हम लोगों ने हमारी कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, लाइबिलिटी चुका दी, रीपे कर दी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं हो रहा तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट क्रिएट एनी असेट ऑफ द गवर्नमेंट। ना असेट क्रिएट हो रहा है, डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ना सरकार की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, सरकार जो बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। अब मुझे बताओ सरकार जो बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, दादी नानी को, उसकी वजह से सरकार का कोई एसेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। क्या ये सरकार की कोई लाइबिलिटी है जो लाइबिलिटी कम होगी, नहीं है। सरकार जो एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट्स दे दे, फाइनेंशियल हेल्प दे दे, मैं लोन की बात नहीं कर रही, लोन तो पीछे गया हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे दिए, फाइनेंशियल हेल्प दे दी, तो इससे मुझे बताओ सरकार का कोई असेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। ये लोन नहीं है, अगर ये लोन होता तो असेट बढ़ता। समझ पा रहे हो? लोन देना मतलब असेट क्रिएट होना, ना सरकार की कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। रेवेन्यू है मतलब रेगुलर नेचर का है, बार बार होती है ऐसी चीजें। रिकरिंग है, रिपीटेटिव नेचर का है, बार बार सरकार ऐसा खर्चा करती है। मैम किन किन चीजों पे करती है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार अपने जो पीएसयू में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, रेलवेज रोडवेज वगैरह में, उन्हें सैलरी पे कर रही है, वेजेस पे कर रही है, वो खर्चा।
सरकार लोन पर जो इंटरेस्ट पे करती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमें लगता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लोन पर इंटरेस्ट पे करना। सरकार जो सब्सिडीज देती है या फिर डिफेंस परचेजेस करती है, डिफेंस आइटम्स परचेज करते हैं, गन्स, राइफल्स वगैरह, वो सारी चीजें, ये सब किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। ऐसा खर्चा जिसकी वजह से ना सरकार के असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ना लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? वहीं दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो ऐसा खर्चा जिसकी वजह से या तो सरकार के जो असेट्स हैं वो क्रिएट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर सरकार की अगर कोई लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए। इस तरह के खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट्स असेट ऑफ द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट परचेजिंग शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक और एमएनसी। सरकार ने किसी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या फिर किसी एमएनसी के शेयर्स खरीद लिए। अब सरकार के पास में क्या आ गए हैं? शेयर्स आ गए हैं। शेयर्स आ गए हैं मतलब सरकार के असेट्स क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। अगर असेट बढ़ गए तो कौन सी रिसीट्स है? कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, सरकार ने आरबीआई से पैसा बोरो कर रखा था, उस पैसे को रीपे कर दिया, लोन को रीपे कर दिया, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वाले रिकरिंग होते हैं, रेगुलर होते हैं। कैपिटल वाले नॉन रिकरिंग होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बार बार देखे नहीं जाते, बहुत रेयरली ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट ने लैंड और बिल्डिंग खरीद ली, लैंड और बिल्डिंग खरीदी मतलब सरकार का असेट बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगेन मशीनरी खरीद ली, असेट बढ़ गया। परचेज ऑफ शेयर्स, किसी एमएनसी के शेयर्स खरीद लिए, तो अगर शेयर्स खरीदे हैं अगेन सरकार का असेट क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बजट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है। मैंने बताया था लोन लेना तो बोरोइंग्स होती है, लेकिन लोन गिवन क्या होता है? असेट। लोन दिया है तो अपने आप सरकार का असेट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो बहुत ही सिंपल सा है, ये पीछे वाले से अलग है, अलग से टॉपिक है। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम किसी पर्टिकुलर प्लान पर कर रहे हैं। सरकार अगर किसी प्रोग्राम पर कोई पैसा खर्च करती है, सरकार के कुछ स्पेसिफिक प्लान्स है, प्रोग्राम्स है, अगर सरकार उन पर कोई पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विल रिलेट्स टू स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार अपने कुछ स्पेसिफिक प्लान्स, प्रोग्राम्स पर पैसा खर्च करती है जो सोचा समझा हुआ है, प्लान करा हुआ है, प्लान एक्सपेंडिचर है। या फिर सरकार ने मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स दे दिए, असिस्टेंस दे दी, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प दे दी है। मैं लोन की बात नहीं कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दी है, हेल्प दी है, ताकि वो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सके, कुछ काम का अच्छा कर सके किसी प्लान वगैरह के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। तो स्पेसिफिक प्लान और प्रोग्राम पर खर्चा हो रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प दे रही है किसी प्लान प्रोग्राम के लिए, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। तो इसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं। जैसे ये जो था असिस्टेंस वाला, ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। वहीं अगर मान लो सरकार डैम्स वगैरह बनवा रही है, एयरपोर्ट्स बनवा रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा दोनों आता है। वहीं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब अगर सरकार प्लान खर्चा नहीं कर रही, यानी कि सोचा समझा खर्चा नहीं कर रही, सिर्फ रूटीन फंक्शनिंग पर जो पैसा खर्च कर रही है, लॉ ऑर्डर डिफेंस पर जो पैसा खर्च कर रही है, दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो खर्चा सरकार रूटीन फंक्शनिंग पर कर रही है, यानी कि लॉ ऑर्डर डिफेंस पर जो पैसा खर्च कर रही है, रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज पर जो पैसा खर्च कर रही है, दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो अगर कभी भी आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर निकालना है ना, कभी भी एक्सपेंडिचर निकालना है, तो या तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देना तो निकल जाएगा। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को प्लस कर देना, तभी भी हमें क्या मिल जाएगा? बजट एक्सपेंडिचर। जैसा आपके क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो इनको प्लस कर देना, बजट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर गिवन है, तो इन्हें प्लस कर देना। चमक गया अच्छे से? अब देखो एक छोटू सा डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉज एनी इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अभी देखा था।
कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से असेट लाइबिलिटी के स्टेटस में चेंज आता है, या तो सरकार के असेट्स इंक्रीज होंगे या फिर सरकार की लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। अभी देख लिया। इसकी भी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट डू नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ। देखो, सरकार जो सब्सिडी पे कर रही है, सब्सिडी जो सरकार पे कर रही है वो किसके अंदर आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। देखा था, क्योंकि ना असेट हमारा इंक्रीज हो रहा है ना लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब वेलफेयर पर सरकार खर्चा कर रही है, जिसकी वजह से शायद डायरेक्टली देश का जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली नहीं होगा। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ सब्सिडी, अगर सरकार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की बैकवर्डनेस शो करता है। हमारा देश गरीब है, बैकवर्ड है, तभी तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ रही है। अमीर देशों में थोड़ी ना सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, सरकार लैंड खरीद रही है, मशीनरी खरीद रही है, असेट्स खरीद रही है, मैंने बताया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होता है तो असेट्स इंक्रीज होते हैं, या फिर हम लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होगी, मशीनें वगैरह आएंगी तो जीडीपी इंक्रीज होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये एक तरफ ये भी शो कर रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में कम है, प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए सरकार को पैसा इन्वेस्ट करके असेट्स इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। समझ में आया? मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये शो कर रहा है कि सरकार सब्सिडीज पर पैसा खर्च कर रही है, मतलब देश में पॉवर्टी में है, बैकवर्ड है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उससे जीडीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास में असेट्स आ रहे हैं। और ये शो कर रहा है देश में कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग। समझ गया? एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा दूं। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स में पहला क्या था? बजट रिसीट्स, सेकंड था बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स दो तरह की, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। फिर रेवेन्यू रिसीट्स भी दो तरह की, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स तीन तरह की थी, हम लोगों ने पढ़ा था। रिकवरी ऑफ लोन, लोन दे रखा था, वो असेट था, उस लोन की रिकवरी हो गई, असेट रिड्यूस हो गया। या फिर पैसा बोरो कर लिया कहीं ना कहीं से, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अदर रिसीट्स में हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा, उससे भी सरकार का असेट कम होता है। एक्सपेंडिचर एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक होता है प्लान करा हुआ एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एक लास्ट छोटा सा डिफरेंस है। रेवेन्यू बजट हम लोगों ने पढ़ा, कैपिटल बजट हम लोगों ने पढ़ा। देखो, इसे मैंने इस तरह से कर दिया कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर एक साथ कर लिया तो ये रेवेन्यू बजट हो गया। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक साथ कर लिया तो ये कैपिटल बजट हो गया। इन दोनों में डिफरेंस, इट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही लिखा है, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया, वही कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आया। रेवेन्यू बजट कहीं ना कहीं असेट और लाइबिलिटी के स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करता, ना रेवेन्यू रिसीट्स ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल असेट लाइबिलिटी के स्टेटस को इम्पैक्ट करता है, दोनों नहीं करते। वही कैपिटल बजट जो है, हमारी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट लाइबिलिटी के स्टेटस को इम्पैक्ट करता है। रेवेन्यू बजट का फोकस किस पर है? वेलफेयर पर, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सब्सिडी पे करी जा रही है वो इसी में आता है। इसकी वजह से डायरेक्टली हमारे जीडीपी की ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती। लेकिन कैपिटल बजट का फोकस जीडीपी ग्रोथ पर है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो असेट्स बढ़ रहे हैं, असेट्स बढ़ रहे हैं तो देश के अंदर प्रोडक्शन होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। ओवरऑल इफेक्ट की बात करें, अगर रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा हैं, मान लो रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा है, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं, अगर रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा है तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है। रेवेन्यू रिसीट्स ज़्यादा है, सरकार को टैक्सेस वगैरह से इनकम हो रही है, सरकार को पैसा बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट्स ज़्यादा है, कैपिटल रिसीट्स कब होती है? जब सरकार पैसा बोरो करती है या फिर अपने असेट्स को बेचती है, पीएसयू के शेयर्स को बेच रही है, तो ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है? बैकवर्ड है। समझ में आ गया? एक बार रीडिंग लगा लेना और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आज हम लोगों ने कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए। 2 होमवर्क क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 आपके पास में गिवन है, आपको बताना है कौन सी रेवेन्यू रिसीट्स है, कौन सी कैपिटल रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है, ये एक एक को पढ़ के बताना है और साथ में रीजन भी देना है। जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, साथ में रीजन भी देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड यू हैव टू गिव रीजन एज वेल। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट्स में करना, सो डेट मुझे पता लगे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप साथ साथ में पढ़ रहे हो ना। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे बजट डेफिसिट और साथ में हमारे क्वेश्चंस. सो आई विल सी यू टुमारो. लॉट्स ऑफ लव.